चलो, पीस मील ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, अभी ये वाला चैप्टर समझना है पहले, है ना, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है कि पीस मील आखिर कब होता है, क्यों होता है, राइट। अभी पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का ये सिस्टम कैसे होता है ना, जैसे कोई भी कंपनी बार बार लॉस बेयर करती है ना, तो उसे बंद होना पड़ता है, राइट। एक साल लॉस बेयर करेगी, 2 साल, 3 साल, तो उसे कंपल्सरीली बंद होना ही पड़ेगा, है ना। अभी बंद होने का सिस्टम है, राइट। बंद होने का ये सिस्टम है कि एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, उससे बोला जाता है कि भाई तू ऐसा कर, तो अपनी जो हमारी कंपनी की जो एसेट है उन्हें बेच दे, है ना। जो भी पैसा आता है, जो हमारी कंपनी की लायबिलिटी है, उनका पेमेंट कर दे। और जो पेमेंट है वो ऑर्डर में होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। एसेट को बेचना है, जो भी कैश आएगा उन्हें सिस्टमेटिकली क्या करना है, पे करना है, ठीक है। उनका पेमेंट का एकदम बराबर सिस्टम दिया हुआ है इसमें, किसको पहले करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ओके। और बहुत इजी है, डरने की कोई बात ही नहीं है। एक ही फॉर्मेट दूंगा, एकदम इजी वाला, जो तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर सबसे पहले थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेजेस। अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैश का इन स्टेजेस, वो होता कैसे है। जो कैश आया ना तुम्हारे पास, उन्हें डिवाइड करना है ना, किसे कितना देना है, फर्स्ट किसे देना है, सेकंड किसे देना है, थर्ड किसे देना है। लायबिलिटी में अभी मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया है, क्रेडिटर से लोन लिया है ना, या फिर मैंने डिबेंचर होल्डर से कुछ लोन लिया है, शेयर होल्डर से लोन लिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जो पैसे लिए हैं, तो उन्हें पेमेंट कैसे करना है, किसको पहले देना है, फिर किसको बाद में देना है, फिर किसको उसके बाद में देना है, तो वो एक सिस्टम है। अंकिता, यस सर। एक एक करके दोनों पढ़ना, और अंकिता पढ़ो जरा। हाँ पढ़ू क्या सर, क्या पढ़ू? डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टेजेस। हाँ राइट। एक मिनट। When you studied dissolution of partnership in SYJC, it was assumed that the entire dissolution process is completed in a day. It was assumed that the assets are realized, the liabilities are paid off, and the capitals are refunded on the very day on which the partner decided to dissolve the firm. This rarely happens in real life. In practice, the dissolution of the firm is a lengthy process. The assets are realized only in stages or gradually. For example, if partner decide to dissolve a firm on 31st March, the stock may be sold off in April. The debtors may be collected in May and the fixed asset may be sold by July. As and when money is received from sales of assets, it is used to pay liabilities. The liabilities are also paid in stages or gradually. The money, in short, is distributed piecemeal in stages and not in a single shot. This is known as a piecemeal distribution. ठीक है, अभी इन्होंने क्या समझाया, ये समझाया कि देखो जरूरी नहीं है ना कि एक ही दिन में सबका सब सेल हो जाएगा, पैसा आ जाएगा और तुम ऐसे दे दोगे। अरे हो सकता है कि कुछ डेटर तुम्हें अभी पेमेंट कर दे, कुछ डेटर तुम्हारे थोड़े टाइम के बाद पेमेंट करे। हो सकता है कुछ एसेट अभी बिच जाए, कुछ एसेट बाद में बिचे, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो जो पैसा है उसे कलेक्ट करने के लिए भी टाइम लगता है, राइट।
जैसे फिर पैसा एक बार आ जाता है, फिर उनका पेमेंट ग्रेजुअली होता है। ग्रेजुअली मतलब स्लो स्लो, हाँ, स्लोली। है ना। पर हाँ, किसका फर्स्ट प्रायोरिटी है वो उस हिसाब से दिया जाएगा। समझ में आया? बहुत बड़ा लिखा है। हमने पढ़ा ना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन पढ़ा कि नहीं 12th में? हाँ, हाँ हाँ, 12th में डिसोल्यूशन पढ़ा है हमने, लेकिन वो तो कुछ भलता ही है थोड़ा। हाँ। इन प्रैक्टिस वो बहुत लेंदी होता है। ये पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन उसका उसका ही पार्ट है डिसोल्यूशन का, राइट। हम्म। चलो नेक्स्ट क्या है देखो, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब यहाँ पर कुछ कुछ स्टेजेस दिए होंगे, पढ़ो जरा। In a piecemeal distribution, the amount realized from assets are used to settle the liabilities in the following order. First, realization expenses. Second, reserve for unrecorded contingent liabilities. Third, outside liabilities. Fourth, partners loan. And fifth, partners capital surplus, if any arising at the last stage, is distributed to all partners in the profit sharing ratio. राइट। देखो इन्होंने ऑर्डर ऑफ पेमेंट दिया है। फर्स्ट क्या है आपका, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन का मतलब तो समझा है ना तुम्हें, 12th में हमने पढ़ा था। रियलाइजेशन का मतलब होता है सेलिंग, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मतलब जो लिक्विडेटर है, जो बंदा तुम्हारा एसेट सेल करने का काम कर रहा है, भाई उसने कुछ तो खर्चा किया होगा अपने पास से, है ना। वो अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि मुझे कंपनी ने अपॉइंट किया एज एज ए लिक्विडेटर, ठीक है, तो भाई मैं फ्री में तो नहीं करूंगा काम, मुझे कुछ ना कुछ तो कमीशन मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मैं कुछ भी सेल करता हूँ और सेल करते टाइम पर मेरा कोई भी खर्चा होता है, तो वो क्या होगा कि मैं रिकवर उससे कर लूंगा बाद में, थोड़े टाइम के बाद। सही है। हाँ, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो होता है जो लिक्विडेटर लेता है एसेट को सेल करने का, या तो उस टाइम पर जो भी खर्चा लिक्विडेटर कर देता है, वो पैसा वो लिक्विडेटर रिकवर कर लेता है, किससे? कंपनी से। ठीक है, तो फर्स्ट लायबिलिटी है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। सेकंड है रिजर्व फॉर अनरिकॉर्डेड या फिर कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जो फोर्सफुली क्रिएट की है। एक्चुअल में वो लायबिलिटी होती ही नहीं है कंपनी की, लेकिन उसे गवर्नमेंट ने फोर्सफुली क्रिएट कर दिया है। जैसे कि अभी कहीं फ्लड आ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। स्टेज अपने कंट्री में स्टेट्स है ना 29, अगर किसी भी स्टेट में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो बोलती है कंपनी से कि भाई तुम्हें इतना इतना पैसा देना है, कंट्रीब्यूट करना है हमारे स्टेट के लिए। ठीक है, तो वो लायबिलिटी फोर्सफुली क्रिएट हुई है। ठीक है, फिर उसका पेमेंट करना अगर कोई भी लायबिलिटी हुई तो, वरना कोई बात ही नहीं है, जल्दी आता नहीं है। उसके बाद में आपका आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर आ जाएगा, ठीक है, बिल्स पे और बैंक लोन भी आ जाएगा। क्रेडिटर होता है, बैंक लोन्स होता है, ओके। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, ये सब आउटसाइड लायबिलिटीज में आ जाता है। फिर आपका पार्टनर लोन। पार्टनर लोन मतलब अगर किसी भी पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया होगा, ठीक है, तो वो भी लोन का पैसा तो लेगा ना रिटर्न। तो कंपनी जब बंदी हो रही है तो भाई उसका पैसा तो रिटर्न करके जाएगी, ओके। फिर आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल। अभी जो कैपिटल लिया हुआ है ना, स्टार्टिंग में ही जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, 5-5 लाख रुपया या 10-10 लाख रुपया, जितने भी पैसे से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो वो भी अमाउंट का रीपेमेंट हो जाता है। ठीक है, कंपनी कोई भी पैसा अपने पास रखती नहीं है। तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसी को याद रखना है खास करके। चलो, और देखो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है वो भी दिया है, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है,
ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं। नियति, हाँ सर। पढ़ो जरा। Realization expenses. Realization expenses are paid or provided for first. Reserve for unrecorded contingent liabilities. A reserve is created to meet any unrecorded liabilities or a contingent liabilities. देखो एग्जांपल में दिया हुआ है बिल Bill discount. डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड, देखो ये फोर्सफुली क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अभी कंपनी क्या कर रही है, सामने वाले से जैसे कि पैसा लेना है, ठीक है, डेटर से 1 लाख रुपया लेना है फॉर एग्जांपल। तो उस डेटर के पास, मतलब जो डेट है, सॉरी, जो बिल का डेट है वो भाई कुछ दिनों बाद का है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए अभी। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा बैंक के पास, जल्दी चला जाऊंगा बिल की डेट से पहले ही, और बोलूंगा भाई ये 1 लाख रुपए के बिल है, ये आप रख लो और मुझे 95,000 रुपीज दे दो, आप 5,000 डिस्काउंट के तौर पर काट लो, ठीक है। तो भाई बैंक को तो फायदा है, बैंक बोलेगी ठीक है 95,000 ले लो, जो 5,000 वो हमारा प्रॉफिट ही है, और जो भी बिल का पैसा वो हम रिकवर कर लेंगे। तो ये कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन ये बना दी गई है लायबिलिटी। ये बोलते हैं ना, ये फेक लायबिलिटी है कंपनी की, एक्चुअल लायबिलिटी है ही नहीं। सही है, ये जल्दी आएगा नहीं। चलो नेक्स्ट, क्या आपका आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है वो देखना है। पढ़ो सर। पढ़ो जरा। Types. Outside liabilities are the amounts due to outsider other than partners, such as creditors, bank, etc. These include amount due to even relative of partners, loan from partners, wife. Outside liabilities may be broadly classified into first secured creditor and unsecured creditor. राइट, पढ़ो जरा। Secured creditors. In case of secured creditors, the dues are secured by pledge, charge, hypothecation, हाइपोथिकेशन, hypothecation, या फिर or उसे हम बोलते हैं मॉर्टगेज। pledge of an asset. Bank overdraft secured against machinery and stock. Secured creditor may be a fully secured or partly secured. ठीक है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं ना। जैसे कि कोई भी क्रेडिटर अगर हमारी कंपनी को पैसा देता है, तो वो क्या बोलता है, भाई क्या गारंटी है तुम मुझे रिटर्न दोगे पैसा, कुछ तो दो अपना। तो कंपनी क्या करती है, मॉर्टगेज कर देती है। मॉर्टगेज मतलब हाइपोथिकेशन, ठीक है। तो वो अपनी जो भी कोई भी एसेट का जो पेपर है वो दे देगी, उसे गिरवी रख देगी। वो गिरवी रखने को ही मॉर्टगेज बोलते हैं, ठीक है। तो बोलेगी ये लो भाई, ये जो एसेट है इसके पेपर है, ये आप रख लो। अगर फ्यूचर में हमारी कंपनी अगर आपको पैसा रिटर्न नहीं दे पाएगी, तो इस एसेट को आप बेच देना बिंदास, ठीक है। तो ये होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर। और सिक्योर्ड क्रेडिटर में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट भी सिक्योर क्रेडिटर में ही आता है, क्योंकि बैंक अगर आपको लोन दे रही है तो कहीं ना कहीं पैसा लेगी, है ना। पर पर सिचुएशन ये है अब यहाँ पर कि अगर बैंक, मान लो कि बैंक ने भी पैसा दिया और क्रेडिटर ने भी पैसा दिया। फॉर एग्जांपल, क्रेडिटर ने 1 लाख दिया, बैंक ने दिया 80,000। तो पैसा देते टाइम किसको पहले देंगे? हेलो हाँ बोलो। सर, रिपीट करो ना एक बार। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो क्रेडिटर है उसने हमें 1 लाख रुपए दिए हमारी कंपनी के लिए, ठीक है। और जो बैंक है उसने 80,000 रुपए दिए। तो हाँ, तो जो कंपनी है वो किसको पहले अमाउंट देगी? बैंक को देगी ना सर। बैंक को देगी? नहीं, दोनों को एक साथ देगी, ठीक है। दोनों को एक साथ देगी क्योंकि दोनों के दोनों आउटसाइडर हैं।
ठीक है, हाँ, पहली बात एक्सटर्नल तो ये है, क्योंकि दोनों के दोनों आउटसाइडर हैं, इसलिए दोनों को ही देना पड़ेगा, लेकिन उनका रेशियो निकालेंगे। अगर 1,00,000 और 80,000 का मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो निकल जाएगा आराम से, राइट। 4 जीरो कट हो जाएंगे ना, 10⁻8 हो जाएगा, और काटेंगे तो और कट जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो उस रेशियो में जो भी कैश है उसको डिवाइड कर सकते हैं हम। फिर आगे आपका फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड, अभी जैसे कि तुम्हें पता है, फुल्ली सिक्योर्ड मतलब फुल्ली सिक्योर्ड 1,00,000 का है तो 1,00,000 का पूरा सिक्योर्ड हो सकता है, है ना। अगर 1,00,000 का है तो भी हो सकता है 50,000 60,000 भी सिक्योर्ड हो। देखो, पार्टली का मतलब ये नहीं होता कि आधा 50%। पार्टली का मतलब होता है कि अगर 1,00,000 है तो 90,000 भी सिक्योर्ड हो सकता है, बाकी का जो 10,000 वो अनसिक्योर्ड हो सकता है, तो उसे बोलते हैं पार्टली सिक्योर्ड। सही है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। फुल्ली सिक्योर्ड पढ़ो पहले। Fully secured. In case of fully secured creditors, the amount due is fully covered by the value of asset pledged. On dissolution, such creditors can fully recover their dues out of the realization of the secure asset. एक मिनट। Secure asset. हेलो, Dissolution, the bank can fully recover the amount due on bank overdraft due of the amounts realized from the sales, the machinery and stock, the surplus, if any, belongs to the firm. ठीक है। अभी फुल्ली सिक्योर्ड जो होते हैं क्रेडिटर, उन्हें भाई कहीं से भी करके पैसा तो देना है, क्योंकि फुल्ली सिक्योर्ड है। अभी वो सिक्योर्ड किस चीज से हमें नहीं पता, भाई मशीनरी हो सकती है, कोई भी एसेट हो सकती है कंपनी की। जिस चीज से भी सिक्योर्ड होंगे उस चीज को हम बेच देंगे, जो भी पैसा रिकवर होगा वो हम उन्हें उठाकर दे देंगे, क्योंकि वो फुल्ली सिक्योर्ड है। और उन्हें, उनका अगर 1,00,000 रुपया है तो 1,00,000 पूरा का पूरा ही देना है, ठीक है। बी पार्टली सिक्योर्ड। Partly secured creditors are those liabilities which are only partly secured against an asset of the firm. In such case, the amount due to only partly covered by the value of asset pledged. On dissolution, such creditor can only partly recover this due out of the amounts realized from such asset. The remaining amount is uh, tre- uh, treated 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 as unsecured creditor and added to the amount on unsecured liabilities. ठीक है, समझ में आया? जितना भी सिक्योर्ड है क्रेडिटर, चाहे वो 60,000 70,000 80,000, उतना अमाउंट तो हम दे देंगे, लेकिन बाकी का जो बच जाता है वो हम ट्रीट करते हैं क्या, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, तो वो अनसिक्योर्ड लायबिलिटी में आ जाता है, तो वो बाद में कभी भी दे देंगे हम जब पैसा होगा तब। ठीक है, अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आपका प्रेफरेंशियल आता है और अदर आता है। अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब होता है ऐसे क्रेडिटर जिनका फर्स्ट राइट होता है कि भाई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी हैं, तो इनमें भी सबसे पहले अमाउंट किसको देना है। सही है, तो जिसको पहले देना है उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। समझ में आया? तो फर्स्ट देखो लिखा हुआ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पढ़ो जरा। Unsecured creditors. Unsecured creditors have a specified security at all. Unsecured creditors are future classified into professional creditor and other creditors. First, professional creditors. Professional creditors means a amount due to the government, income tax, example, income tax, municipal taxes. B. Amount due to employees, salaries and wages, compensation for the termination of सर्विसेज। contribution to provident fund.
These amounts are paid first in professional to other unsecured creditors. ठीक है, सबसे पहले जो तुम्हारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है जो अनसिक्योर्ड है, ठीक है, अभी भाई जो जो टैक्सेस हैं वो सिक्योर्ड तो कभी होते नहीं है, लेकिन उन्हें देना होता है, भाई देना ही पड़ता है, और वो अनसिक्योर्ड है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, अभी उन्होंने क्या है ना, गवर्नमेंट ने ऐसा तो बोला नहीं है कि भाई तुम अगर टैक्सेस नहीं दोगे तो हम तुम्हारी एसेट को बेच देंगे, या तो ऐसा कुछ उन लोगों ने गिरवी तो लिया नहीं है, मॉर्टगेज तो किया नहीं है, ठीक है। तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, वो सिक्योर्ड नहीं है किसी चीज से, ठीक है। उनका टैक्स है तो भाई उनका टैक्स उन्हें टाइम पर मिल जाएगा, ठीक है। और उनका राइट है फर्स्ट, क्योंकि वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है तो उनका फर्स्ट राइट है वो। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड भी भाई गवर्नमेंट है, अगर वो पीएफ अपने एम्प्लॉयज का डालती है, ठीक है, तो पीएफ भी वो किसके पास चला जाता है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो वो पीएफ गवर्नमेंट फिर देती है एम्प्लॉयज के लिए, समझ में आया। उसके बाद में कोई भी सैलरी या फिर वेजेस जो कंपनी ने दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो वो भी देना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आ जाता है, समझ में आया। अभी अदर्स में क्या आता है, देखो जरा। Others, the unsecured creditors are all the remaining outside liabilities of the firm. These also include the balance of partly secured creditors not met out of the secured asset. समझ में आया। अदर का मतलब क्या होता है कि जो पार्टली पेड सिक्योर, जो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जैसे मैंने बोला कि 1 लाख में से 80,000 सिक्योर्ड है, तो 20,000 जो बच गया वो अदर में आ गया, है ना, अदर में आ गया। तो तुम्हें पता चल गया अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में भी दो हैं, प्रेफरेंशियल और अदर। तो प्रेफरेंशियल में क्या क्या आ गया, टैक्सेस आ गया, ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह, जैसे कि टैक्सेस है, म्यूनिसिपल टैक्सेस है, और आपका कंपनसेशन है, प्रोविडेंट फंड है, फिर सैलरी एंड वेजेस है, सही है। तो ये सब आउटस्टैंडिंग आ गया। उसके बाद में अदर्स में क्या आ गया, जो आपका सिक्योर्ड, जो सॉरी पार्टली सिक्योर्ड जो क्रेडिटर है, उनका जो बैलेंसिंग अमाउंट है बचा हुआ 20,000, वो कहाँ पर आ गया, अदर्स में आ गया, ओके। देन ऑर्डर ऑफ पेमेंट, देखो यहाँ पर सिस्टम एकदम दिया होगा। ऑर्डर ऑफ पेमेंट देखो क्या है, मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़ो। Outside liability, others or of payment. Outside liabilities are paid in following order. First, out the realization for charge as securities asset. Security creditors are paid first balance realization if any is issued to pay other creditors. Remaining secured creditors, if any, are added to other creditors. ठीक Second, है, out. एक मिनट, सबसे पहले बोला है आउट ऑफ द रियलाइजेशन फ्रॉम चार्ज एज सिक्योरिटी, ठीक है, एसेट। तो अदर देन रियलाइजेशन, जैसे कि अदर देन रियलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई रियलाइजेशन का जो अमाउंट है उसको छोड़कर, ठीक है, सबसे पहले क्या पे करना है हमें, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का जो खर्चा है भाई, जो बेचने वाला है मेन लिक्विडेटर है, जैसे हमने इस काम के लिए अपॉइंट किया है कि भाई देखो कंपनी ये काम नहीं करती, क्योंकि कंपनी में कोई इतना प्रोफेशनल नहीं होता है। इस काम के लिए एक प्रोफेशनल बंदे को बुलाया जाता है जिससे इस चीज की नॉलेज होती है कि भाई सारी एसेट को वैल्यू करना है सबसे पहले तो, क्योंकि क्या पता कौन सी एसेट नई है, कौन सी एसेट पुरानी है, कौन सी एसेट कितनी चली है, कितनी नहीं चली है ना। तो उनकी वैल्यू, डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करना, उनकी रियल वैल्यू निकालना, है ना, और कंपेयर करना मार्केट वैल्यू से, तो वो बहुत कठिन काम होते हैं। तो उस हिसाब से वैल्यू निकालना, फिर उन्हें मार्केट में बेचना, रुपया रिकवर करना, फिर लाइबिलिटीज का पेमेंट करना, ठीक है, वो भी ऑर्डर में। तो ये एक प्रोफेशनल बंदे का काम होता है, और उस बंदे को जब कंपनी अपॉइंट करती है तो उसे पैसे देने पड़ते ही हैं, ठीक है। लिक्विडेटर का जो भी चार्ज होगा वो पे करते हैं हम। तो देखो आगे दिया हुआ सिक्योर्ड क्रेडिटर, सबसे पहले क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसका पेमेंट करने के बाद में क्या होता है,
सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट होता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर आर पेड फर्स्ट, देन बैलेंस रियलाइजेशन। एक मिनट, एक मिनट, ये क्या बैलेंस? रियलाइजेशन का जो भी एक्सपेंस है उसको पहले पे करना है, उसके बाद में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उनका पेमेंट करना है, राइट। जो बैलेंसिंग अमाउंट है, बैलेंसिंग अमाउंट मतलब कैश का अमाउंट, इन लोगों ने एकदम क्लियरली बताया नहीं है, तो इन लोगों ने यहाँ पर लिखा है ना बैलेंस रियलाइजेशन। बैलेंस रियलाइजेशन का मतलब होता है कि भाई जो अमाउंट है, जो बैलेंस है आपके पास कैश का, उसको आप यूज कर सकते हो किसके लिए, कहाँ गया यार, हाँ, इफ एनी इज यूज टू पे अदर क्रेडिटर, मतलब कोई अगर और भी क्रेडिटर है तो आप उनको पे करने के लिए वो कैश का यूज कर सकते हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा हमें खत्म तो करना ही है। सही है। अभी कहाँ गया, हाँ, कहाँ पढ़ा रहा था मैं, ओके, हाँ, रिमेनिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर इफ एनी आर एडेड टू अदर क्रेडिटर। और भी जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, अभी सिक्योर्ड क्रेडिटर में मैंने बोला ना पार्टली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड का जो जो आधा पार्ट है, जो 20,000 मैंने बोला था कि वो अनसिक्योर्ड है ना, जो अनसिक्योर्ड है 20,000 का पार्ट, उसको हम कहाँ पे डाल देते हैं, अदर क्रेडिटर में। समझ में आया, वो वहां पर ट्रांसफर हो जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो पीस मिल है इसमें स्टेजेस में रियलाइजेशन होता है, जैसे फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकंड रियलाइजेशन। मतलब ये होता है कि कुछ एसेट मैंने अभी बेच दी, पैसा आ गया, जैसे ही पैसा आया मैंने लायबिलिटी का पेमेंट चालू कर दिया। भाई मान लो कि पैसा खत्म हो गया, फिर थोड़े दिन के बाद फिर बेची मैंने एसेट, फिर पैसा आया, ठीक है, वो पैसा मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया पे करना, फिर पैसा आया, फिर मैंने पे करना स्टार्ट कर दिया। तो पैसा भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि वो इंस्टॉलमेंट में अमाउंट आता है। थोड़ी एसेट अभी बेची, थोड़ी बाद में बेची, थोड़ी उसके बाद में बेची, एक साथ में हम लोग पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हर इंसान एक दिन में थोड़ी राजी हो जाएगा। कुछ डेटर ने अभी पैसा दे दिया, कुछ ने बाद में दे दिया, कुछ अमाउंट बिल का अभी मिल गया, कुछ बाद में मिल जाएगा, राइट। कुछ एसेट अभी बेच देंगे तो कुछ एसेट हो सकता है 1-2 महीने के बाद बेचे। तो ऐसा ही इंस्टॉलमेंट में अमाउंट आता है, जैसे जैसे अमाउंट आता है हम वैसे वैसे पेमेंट करते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल कि मैंने 20 लाख रुपए में कोई भी एसेट को बेच दिया। अभी 20 लाख रुपए में से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसको पेमेंट करूंगा। उसको पेमेंट करने के बाद में फिर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है ना, सिक्योर क्रेडिटर में भी आपको बता दिया कि भाई सिक्योर क्रेडिटर में क्रेडिटर होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है, सही है ना, ये दोनों होते हैं। उनका पेमेंट करने के बाद में जो फिर पार्टनर का लोन होता है, देन कैपिटल होता है। हाँ, अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में क्या होता है, सबसे पहले सिक्योर्ड का होगा, देन अनसिक्योर्ड का होगा। अनसिक्योर्ड में भी दो है, एक प्रेफरेंशियल और एक अदर है। प्रेफरेंशियल में क्या आ जाता है, आपका टैक्सेस वगैरह आ जाता है, टैक्सेस, पीएफ, है ना, फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेस, ये सब आ जाता है। और अदर्स में क्या आ जाता है, जो आपका पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो 20,000 का जो पार्ट बाकी था, जो सिक्योर्ड नहीं है, वो अदर में चला जाता है। समझ में आया? ओके। अबे तूने म्यूट तो नहीं कर दिया सबको? यस सर, समझा। अच्छा, समझ गया। पेमेंट में क्या होता है, देखो जरा, इफ द कैश इज इनसफिशियंट, अब मान लो कि कैश है ही नहीं, मतलब कम है कैश, कैश पूरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटी 20 लाख रुपए की है, लेकिन मेरे पास 15 लाख ही रुपया है। अभी 15 लाख रुपया है, अब क्या करूं, कैश तो इनसफिशियंट है, मेरे पास कैश है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, प्रो रेटा पेमेंट। प्रो रेटा मतलब एडजस्टमेंट, ये एडजस्ट करके हो जाएगा पेमेंट, उसको ही बोलते हैं प्रो रेटा पेमेंट।
if the cash is insufficient to pay off all dues, मतलब अगर कैश इनसफिशिएंट है, जो जो लोन वगैरह हैं, ड्यूज उसको बोलते हैं, पे करने के लिए अगर हमारे पास पूरा पैसा नहीं है, द पेमेंट इज मेड टू द कंसर्न क्रेडिटर। ठीक है, सबसे पहले जो अब हमारी कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें हम सबसे पहले पे करेंगे। इन ईच कैटेगरी प्रोपोर्शनेटली, एग्जांपल इन द रेशियो ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई क्रेडिटर भी टाइप्स, उनके भी टाइप्स होते हैं। अगर क्रेडिटर में बैंक लोन, जो बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है वो, और कुछ क्रेडिटर हैं वो, अगर उन लोगों ने आपको कुछ पैसे दिए हैं तो भाई पैसों का पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों की दोनों थर्ड लायबिलिटी है, आउटसाइडर लायबिलिटी है ना दोनों। तो मैंने क्या बोला, उनका रेशियो निकलेगा। ठीक है, हाँ रेशियो निकल के ही उनका पेमेंट होगा। क्योंकि अभी मान लो कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और मुझे सिर्फ 1 लाख क्रेडिटर को देने हैं और 50,000 रुपए बैंक से लोन लिया उसको देने हैं, लेकिन मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, तो मेरे पास 50,000 फिर भी बढ़ जाएंगे, मतलब बच जाएंगे ना। तो मुझे रेशियो निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है, रेशियो निकालने की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट फंड है, मैं दे सकता हूँ। भाई 2 लाख रुपए हैं तो 1.5 लाख देना है तो मैं दे दूंगा। अगर ऐसा होता कि भाई 1.5 लाख रुपए देने हैं, अगर मेरे पास 1 लाख होता तो भाई मुझे जरूरत पड़ जाती कि मैं रेशियो निकालूं। उस रेशियो को निकाल कर देन जो भी मेरा कैश है उसको उस रेशियो में डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो दोनों में झगड़ा नहीं होगा, है ना। अभी पार्टनर्स लोन मैंने बताया कि अगर कोई भी पार्टनर है, अगर कंपनी ने उससे लोन ले लिया है तो भाई उस लोन का भी पेमेंट करना जरूरी होता है, तो उस लोन का पेमेंट करना होगा। आफ्टर ऑल दी आउटसाइड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, सारी लायबिलिटीज जो है आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद द इंटरनल लायबिलिटीज, एग्जांपल द पार्टनर्स लोन आर पेड ऑफ इन द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, if the cash is insufficient, payment is made against all partners loan proportionately, example in the ratio of outstanding balances। सेम है, कुछ अलग है नहीं। अगर एक नहीं 2 पार्टनर से लोन लिया तो उसको भी हम डिवाइड कर देंगे, अगर पैसा बचा तो। वो पैसे के ऊपर का खेल है सब, पैसा जैसे जैसे बचेगा हमारे पास वैसे वैसे ही हम उनका पेमेंट करेंगे। सही है। फिर है पार्टनर्स कैपिटल लास्ट में बच जाता है, फिर वही उनका भी पेमेंट करते हैं हम, स्लोली उनका भी पेमेंट हो जाता है। क्योंकि पर पार्टनर्स, अच्छा तुम्हें लगता है क्या कि हमें पहले देना चाहिए पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसका पैसा? नहीं ना, क्योंकि वो तो इंटरनल भाई कंपनी के अंदर के लोग हैं, कंपनी के अंदर के लोग हैं, चाहे वो पार्टनर का लोन ही क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर का पर्सन है, अंदर का आदमी है, इसीलिए तो उसका नंबर बाद में आया। और पार्टनर्स कैपिटल, भाई वो पार्टनर्स का ही कैपिटल है, उन्होंने ही कंपनी स्टार्ट की है। वरना वो क्या करेंगे, अगर ऐसा सिस्टम अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाती है तो वो क्या करेंगे, भाई पहले अपना निकाल लो, है ना, पहले अपना निकाल लेंगे, उसके बाद में बचा तो दे दिया, नहीं वरना कोई बात ही नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई अपना पैसा तुम बाद में लो, पर तुमने जो आउटसाइडर से अमाउंट लिया है उनको तो पहले आपको देना ही होगा। ठीक है, उसमें कोई चीटिंग नहीं है। चलो थोड़ा थोड़ा पढ़े, पार्टनर्स कैपिटल के बारे में जरा पढ़ो, अंकिता पटेल। After all the outside as well as internal liabilities are paid, the partners' capitals are paid off in the last stage. If the cash is sufficient, all the capital can be paid off. But if the balance is insufficient, payment must be made against all capital account, pro rata or proportionately. If the capital balance are in the profit sharing ratio, there is no problem at all. The payment is made to all partners in the ratio of their capital balance. But if the capital are not in the profit sharing ratio, payment at each stage must be done in such a manner that A.
The payment are in the ratio of the balances of capital at each stage, and B, the payment ensures that the unlimited profit or loss or realization is distributed among all the partners in their PSR. ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि हम्म। अगर अपना डीड होता है ना, डीड, जब हम कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो हम डीड बनाते हैं, एक रिटन एग्रीमेंट होता है, उसी को हम डीड बोलते हैं। तो उस डीड में सब कुछ लिखा होता है कि भाई कैपिटल कितना कितना दिया किसने, है ना, सबके पार्टनर्स के नाम होते हैं, भाई उनका रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR जैसा हम बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से भी भाई एडजस्टमेंट हो जाता है। अभी मान लो 3 पार्टनर है, तीन ने, एक ने दिया 1 लाख, एक ने दिया 2 लाख और एक ने दिया 3 लाख, ठीक है, लेकिन मेरे पास 3 लाख ही रुपए है। अब बताओ मैं क्या करूं, जिसने 3 लाख दिया अगर मैंने उसको दे दिया पूरा रुपया तो बाकी के 2 कहाँ जाएंगे, वो तो फिर मार डालेंगे, गला दबा देंगे ना एक दूसरे का, बोलेंगे तूने 3 का 3 कैसे रख लिया, रेशियो निकालना पड़ेगा। है ना। तो रेशियो निकालना पड़ेगा, वो हम्म। लोग बोलेंगे कि भाई हमारा PSR है ऑलरेडी, हम जब प्रॉफिट जब उस रेशियो में बांटते हैं, लॉस भी उस रेशियो में बांटते हैं, तो ये भी हमें झेलना है, जो कैश बचा हुआ है वो भी उस रेशियो में बांट दो, वो ये बोलेंगे। अगर डिसाइडेड है तो, अगर डिसाइडेड नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, जैसे जैसे कैपिटल दिया है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो मैं उस रेशियो को निकाल लूंगा, 1 2 3 आ जाएगा ना रेशियो 1 2 3, हाँ। ठीक है। हाँ, तो कैपिटल रेशियो और एक PSR रेशियो, दोनों रेशियो में हम कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं। PSR दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कैपिटल रेशियो निकल जाएगा। चलो इलस्ट्रेशन देखो, अभी एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेके फिर छोड़ देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, ABC share profits and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on as follows, ठीक है। लाइबिलिटी दिया हुआ है, लाइबिलिटी में देखो कैपिटल है तीनों का, ABC का कैपिटल है 30,000 30,000 और 20,000, सन्ड्री एसेट दिया हुआ है 80,000, ठीक है। अभी द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड एंड द एसेट आर रियलाइज्ड एज फॉलोज। अभी देखो फर्स्ट रियलाइजेशन का मतलब होता है कुछ एसेट को बेचा है कंपनी ने और उन एसेट को बेचकर 17,000 रुपए हाथ में आया है, समझ में आया। फिलहाल एकदम सिंपल सम लिया है, कोई डिफिकल्ट सम नहीं लिया, कोई थर्ड पार्टी लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल ही लिया है। तो ऐसा मत समझना कि देखते ही खुश हो जाए मन अंदर से कि यार ये तो बहुत सिंपल है, अभी तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी बाकी है, ठीक है, वो भी आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले 17,000 रुपए आया, और 17,000 रुपए देखो, सबसे पहले मैंने बैलेंसेस लिख दिया। फर्स्ट कॉलम होता है आपका कैश का, कि भाई कैश आपके पास कितना है, वो तो दिखाना होगा, है ना, कैश कितना है। फिर दूसरी बात कि भाई पार्टनर्स ने कितना कितना कैपिटल दिया था, तो ऊपर देखो दिया ना ABC, तो A ने दिया 30,000, B ने दिया 30,000 और C ने दिया 20,000, तो उनके मैंने कॉलम में डाल दिया। फिर मेरा फर्स्ट रियलाइजेशन 17,000 रुपए का आया, 17,000 का आया, मतलब कैश, है ना, कैश आया ना मेरे पास। अगर मैं एसेट को बेचूंगा तो कैश आएगा मेरे पास, है ना, कैश आया मेरे पास 17,000 रुपए। तो उन 17,000 रुपए को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो कैसे करूंगा, जरा बता सकते हो। 3 से रेशियो है दिया है ना सर ऊपर। हाँ 3:1 3:1 है ना। हाँ, तो हाँ अगर आप 3:1 के रेशियो में डिवाइड करते हो तो 17,000 को बांट दोगे उन, देखो फिर 30,000, एक का 30,000 था, मैंने रेशियो में बांटा तो 8,500 रुपए ए को मिल गया, फिर बी को मिल गया 5,667, सी को मिल गया 2,833, ठीक है। अभी इतना पैसा तो मिल चुका है, मैंने लाइन मार दिया, और भाई बैलेंस कितना बचा, अभी क्या मैं फिर से 30,000 ही दूंगा, नहीं ना भाई, जितना दे दिया उतना तो मुझे माइनस करना है ना। मैंने 30,000 में से 8,500 रुपए माइनस कर दिए, तो 21,500 अभी भी देना बाकी है एक का,
और बी का 24,333 देना बाकी है और सी का कितना 17,167 देना बाकी है। अभी सेकंड रियलाइजेशन 21,000 का हो गया मेरा। भाई कुछ एक महीने के बाद या कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से एसेट को बेचा होगा मतलब रियलाइज किया होगा। जब एसेट को मैंने बेचा फिर से कैश आ गया मेरे पास, कितना आ गया 21,000 रुपये आ गए। अब 21,000 रुपये आए तो मैंने फिर से बांट दिया उन्हें 3-2-1 में, ठीक है। 3-2-1 में बांटा तो 10,500 एक को दिया, 7,000 एक को दिया, 3,500 एक को दे दिया। तो फिर से मैंने 21,500 बाकी रह गया ना एक का, तो उसमें से मैंने 10,500 माइनस कर दिया तो 11,000 इसका बच गया, 17,333 इसका बच गया और 13,667 इसका बच गया। समझ में आया? देन थर्ड रियलाइजेशन देखो ऊपर हुआ है 36,000 का। इसका मतलब फिर से कैसा है मेरे पास 36,000 का, ठीक है। अभी फिर से अगर कैश मेरे पास आया 36,000 का, फिर से मुझे बांटना है। भाई फिर से मुझे बांटना है तो देखो ऐसा था कि मुझे देना तो 11,000 रुपए थे, लेकिन भाई रेशियो के हिसाब से बांट रहा हूँ तो 18,000 रुपए उसको मिल रहे हैं। सही है ना? समझ में आया कुछ? हाँ, मुझे उसे तो सिर्फ 11,000 रुपए देने थे, लेकिन मैं दे कितने रहा हूँ 18,000 रुपए दे रहा हूँ। मतलब पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव जा रहा है, राइट। तो 7,000 रुपया पॉजिटिव गया, ठीक है, एक्स्ट्रा गया है। फिर भाई इसे 17,333 देने थे, लेकिन दिए कितने 12,000 रुपए। मतलब इसे देने और बाकी है, कितना देना बाकी है 5,333 देना बाकी है। सही है। इसे कितने देने थे 13,667 देने थे, लेकिन इसे कितने मिले 6,000 मिले। भाई इसको भी कम मिले, इसको कितने 7,667 इतने मिले। सही है। अभी दोनों नेगेटिव है। भाई जो 7,000 रुपए हमने उसे एक्स्ट्रा दिए, हम भाई उससे बोलेंगे ओए तुझे 11,000 रुपए देने थे ना, रेशियो के हिसाब से ज्यादा पैसे पहुंच गए तो उस पे वो दे दे, चल रिटर्न कर दे, ठीक है। भाई उनके लिए पूरा पैसा पहुंचा नहीं है, कम से कम तेरे पैसे उनके तो काम आ जाएंगे। सही है। तो मैं क्या करूंगा उससे 7,000 रुपए रिकवर कर लूंगा और उन दोनों को बांट दूंगा। समझ में आया? अभी देखो यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे पढ़ो अब। द फाइनल बैलेंसेस रिमेनिंग टू बी पेड इंडिकेट्स लॉस ऑन रियलाइजेशन। देखो एसेट थी 80,000 रुपए की, है ना, 80,000 था ना ऊपर, देखो सन्ड्री एसेट 80,000 रुपए की है, ठीक है। तो 80,000 रुपए रिकवर हो गए होंगे, मैंने बेच के कर लिया होगा काम, ठीक है। एक मिनट, हाँ, एसेट 80,000 रुपए की, रियलाइजेशन हुआ है 74,000 का। कोई बात नहीं, रियलाइजेशन 74,000 का हुआ है, मतलब 80,000 रुपए की एसेट 74,000 में बेच दिए, तो हमारा कुछ 6,000 रुपए का लॉस में बिक गई है एसेट, वो तो छोड़ दो, 6,000 रुपए लॉस में एसेट बिक गई है, ठीक है। इन द अबव केस देयर इज ए रियलाइजेशन लॉस ऑफ 5,333, ठीक है, प्लस 7,667 माइनस 7,000 इक्वल टू कितना है 6,000। देखो ये बैलेंस आपका पॉजिटिव आना ही चाहिए। तो 80,000 का आपका क्या था एसेट, बेचा कितने का 74,000 का। 74,000 कैसा आया, आप तीनों जो इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट आया है उनको अगर ऐड करोगे तो 74,000 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो भाई 80,000 का एसेट अगर मैं 74,000 में बेच देता हूँ तो मेरा 6,000 रुपए का लॉस आता है, ठीक है। अभी 6,000 रुपए का लॉस मुझे पता कैसे चलेगा कि 6,000 रुपए का लॉस हुआ है? तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो 7,000 रुपए तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, भाई एक्स्ट्रा कैसे दे सकते हो, लॉस में कंपनी जा रही है, तुम एक्स्ट्रा कैसे दोगे? एक्स्ट्रा नहीं देना है, ठीक है। तो वो 7,000 रुपए जो है उससे ले लेना है। मैं क्या करूंगा, जो बाकी के दो पार्टनर्स है उनको मैं वो अमाउंट दे दूंगा। समझ में आया? तो बाकी का जो बैलेंस बाकी का बचेगा उन दोनों का, भाई उनका अगर मैं टोटल मारूंगा, देखो तुम क्या करो, अभी जो 7,000 है उस 7,000 को क्या करो 2:1 में अगर डिवाइड करोगे,
2:1 में कितने को 7,000 को। फिर क्या करना है तुम्हें, उनका पेमेंट कर देना है। जिससे बचा हुआ है ना 5333 और 7667 इतना बचा हुआ है ना लास्ट में अभी भी। फिर 7,000 को 2:1 के रेशियो में बांट के और इन दो बैलेंसेस में से माइनस कर दोगे तो जो भी बैलेंस आएगा दोनों का वो जोड़कर 6,000 आपका आ जाएगा। समझ में आया? पूरा इन्होंने दिखाया नहीं, कोई बात नहीं, पर हमें तो पूरा समझना है। ठीक है, समझा कि नहीं लास्ट वाला पॉइंट? समझा सर। ओके, समझ गया ना? ओके। Have been shared by the partners in the profit sharing ratio। A का 3, B का 2 और C का 1। 6,000 रुपया अगर मैं 3:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करता हूँ 6,000 का लॉस तो 3,000, 2,000, 1,000 रुपया लॉस आ जाता है, क्योंकि लॉस को भी भाई बेयर उन्हें करना होगा तीनों के लिए। समझ में आया? हाँ सर। हाँ। तो आउटसाइडर जो क्रेडिटर होने उनमें भी बस सिक्योर्ड क्रेडिटर है और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर है। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर में क्या क्या आता है, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर में कौन होता है? ठीक है, उसका जो पार्टली सिक्योर्ड का अमाउंट कहाँ पर जाता है, अदर लायबिलिटी में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर